नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिजियोग्राफी। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मच फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटीज। इंडिया का जो फिजियोग्राफिकल कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग अलग है। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन दिस कंट्री। और इंडिया में लगभग सभी प्रकार के लैंडफॉर्म देखे जाते हैं। द फिजियोग्राफिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्राइमरी लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा एंड अदर सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर डैम। तो इंडिया में प्राइमरी फिजिकल लैंडफॉर्म जितने भी है जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स सभी पाए जाते हैं। और साथ ही सेकेंडरी लैंडफॉर्म जो धीरे धीरे से बनते गए वो सारे भी देखे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10.7% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका 10.7% क्या है, माउंटेन्स है। 18.6% जो है वो हिल्स एंड हिलॉक्स ने कवर किया हुआ है। 27.7% प्लेट्यूज ने कवर किया है और साथ ही 43.3% प्लेन्स एरिया ने कवर किया हुआ है। तो ये जितने भी डाटा है आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ से पूछे गए हैं। The entire northern and northeastern sides of the country are bounded by the high Himalayas and its branches. तो इंटायर जो नॉर्दर्न साइड है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आपको हिमालयस और साथ ही हिमालयस के ब्रांचेस देखने को मिलता है। इन दीज माउंटेन्स देयर आर लैंडफॉर्म्स लाइक हायर पीक्स, ग्लेशियर्स, डीप गॉर्जेस, वाटरफॉल्स एटसेट्रा। और ये जो माउंटेन है इसमें आपको अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म भी देखे जाते हैं, जैसे कि पीक्स हुआ, ग्लेशियर हुआ, डीप गॉर्जेस हुआ या फिर वाटरफॉल्स, ये सारे इस माउंटेन्स में आपको देखने को मिलती है। द फुटहिल बेल्ट ऑफ द हिमालयस इज कवर्ड बाय ए सीरीज ऑफ हिल रेंजेस ऑफ लो हाइट। तो फुटहिल बेल्ट जो है हिमालय का, यहाँ पे आपको लो हाइट के हिल देखने को मिलेगा। Like the Himalayas and its branches in northern India, there are also some important mountain ranges like Aravallis, Vindhya, Satpura, Mahadev, Mahakal, Eastern Ghats, Western Ghats, etc. in the southern India. जिस तरह से हम लोग ने बात किया कि नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हिमालयस और उसके ब्रांचेस देखने को मिलेगा, उसी तरह से साउथ इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगे, जिनमें है आरावलीज, विंध्या, सतपुरा, महादेव, महाकाल, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और बहुत सारे। एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू रीजन हैविंग हाइट लोअर देन द माउंटेन्स इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और आपको प्लेट्यू रीजन भी देखने को मिलेगा लो हाइट का, जिसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। एक्सटेंसिव प्लेन्स आर ऑल्सो देयर इन इंडिया। बहुत सारे प्लेन एरिया भी देखने को मिलते हैं इंडिया में। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न हिमालयस हैव क्रिएटेड लार्ज प्लेन। और नदियाँ जो हिमालय से ओरिजिन हुए हैं इन्होंने बहुत सारे प्लेन्स भी क्रिएट किए हैं। Such a large plain created by the major rivers of Indus, Gangas, Brahmaputra and their many tributaries is the extensive alluvable plain called the Indus, Ganga, Brahmaputra plain. Indus, Gangas, ब्रह्मपुत्र ये सारे नदियाँ और साथ ही इनके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है इन सभी ने मिलके एक बड़ा प्लेन क्रिएट किया है, जिसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहते हैं। अगेन ऑन द वेस्ट द राजस्थान प्लेन इज सिचुएटेड। अगर हम लोग वेस्ट का बात करते हैं तो वहाँ पर राजस्थान प्लेन भी है। दिस प्लेन इज हाउएवर ड्राई एंड सैंडी। लेकिन राजस्थान प्लेन जो है वो ड्राई साथ ही सैंडी है। इट इज नोन एज द थार डिजर्ट। और उस प्लेन का नाम है थार डिजर्ट। बेसाइड दीज देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और अगर कोस्टल प्लेन का बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही साइड में हमें एक नैरो एरिया लेकिन प्लेन एरिया भी देखने को मिलता है। इंडिया हैज़ लेस नंबर ऑफ लेक्स। इंडिया में लेक्स बहुत ही कम है। द मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री आर द उलर इन कश्मीर, द पुष्कर एंड सांबर इन राजपूतना, चिल्का इन उड़ीसा, द कोलार इन पुलिकोट इन तमिलनाडु एंड लॉकटेक इन मणिपुर। तो जितने भी यहाँ पे लेक्स दिए गए हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाउएवर इंडिया इज फेमस फॉर इट्स लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। इंडिया में बहुत सारे
बड़े बड़े नदियाँ भी हैं। इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ रिवर्स, इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बहुत सारे हैं। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ लार्ज रिवर्स इंक्लूडिंग द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया में बड़े बड़े नदियाँ का अगर हम लोग बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र आर द 2 लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़े नदियाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑन द अदर हैंड द मेजर रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया इंक्लूड्स, और साउदर्न इंडिया के कुछ नदियाँ के नाम है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो नॉर्दर्न इंडिया के रिवर के नाम है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और साउदर्न इंडिया के हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो दोनों साइड से आपको एटलीस्ट एक तो याद रखना ही होगा, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया का। हो सके तो उससे ज़्यादा रखिएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 तो आपको याद रखना ही होगा। हाउएवर सम नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न ग्रुप्स ऑफ रिवर ऑफ इंडिया आर ऑब्जर्व। भले ही यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ हों, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया के रिवर और साउदर्न इंडिया के रिवर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है। दिस डिफरेंसेस आर मेंशन बिलो। तो नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया की जितने भी नदियाँ हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस है, तो उन डिफरेंसेस को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसको आप याद रखिएगा। एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस नॉर्दर्न इंडियन रिवर और साउदर्न इंडियन रिवर का जितना भी डिफरेंसेस है उनमें से आपको 4 मिनिमम याद रखना होगा। ए नंबर में दिया गया है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैव देयर वाटर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर एज दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्नो कवर्ड हाई माउंटेन्स। तो पहला बताया गया है कि नॉर्थ इंडियन रिवर जो है वो थ्रू आउट द ईयर यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन नदियों में आपको पानी देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, पहाड़ से। ऐसा पहाड़ जहाँ पे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर मेल्ट होते रहता है और पानी वहाँ से बहती रहती है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक नॉर्थ इंडियन रिवर में आपको पानी देखने को मिलेगा। हालांकि विंटर सीजन में कम हो सकता है, लेकिन पानी सूखता नहीं है वहाँ पे। बट द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया जनरली ओरिजिनेट from the mountains and plateaus of comparatively low height and so they get dried out during winter। लेकिन साउथ इंडियन रिवर जो है उनका जो ओरिजिनेट है वो माउंटेन और कुछ प्लेट्यूज से हुए हैं जिनका हाइट जो है वो कम है, जिसके चलते क्या होता है विंटर सीजन में यहाँ पे पानी सूख जाता है। छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि नॉर्दर्न इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, हमेशा क्या होता है बहता रहता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन साउथ इंडियन रिवर जो है वो समर सीजन में तो वहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, लेकिन विंटर आते आते पानी सूख जाता है। नंबर बी में है द 3 कोर्स ऑफ रिवर अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स आर डिस्टिंक्टली सीन इन द नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स बट दीज आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन द केस ऑफ साउदर्न इंडियन रिवर। तो नॉर्थ इंडियन रिवर में अपर, मिडिल और लोअर कोर्स जो है आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन साउदर्न इंडियन रिवर में इतना इजीली आप नहीं देख पाते। The valleys of North Indian rivers are wide and as these rivers have their long course in the plains, they flow slowly and hence these are navigable। तो नॉर्दर्न इंडियन रिवर जो है उनका विड्थ जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होगा इसका वाटर फ्लो जो है वो धीरे से होता है। चौड़ा ज़्यादा होने के चलते पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है वो धीमा होता है, जिसके चलते ये सारे रिवर नेविगेबल्स है, यानी कि यहाँ पे आप अच्छे से शिप चला सकते हैं। बट द वैलीज ऑफ साउथ इंडियन रिवर्स आर कॉम्पेरेटिवली नैरो एंड द रिवर्स आर फ्लोइंग रैपिडली। लेकिन अगर साउथ इंडियन रिवर का बात करते हैं तो उनका जो विड्थ है वो कम होने के चलते पानी का जो स्पीड है वो तेज रहता है, जिसके चलते नेविगेबल नहीं है, जिसके चलते शिप सेल करने के लिए प्रॉब्लम होता है। नंबर डी में है द रिवर्स ऑफ साउथ इंडियन आर ओल्डर इन एंड दे आर फ्लोइंग इन ए डेफिनेट कोर्स ओवर द हार्ड रॉक्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो नंबर डी पे बताया गया है कि साउथ इंडियन रिवर्स ओल्डर है, यानी कि पुराने हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उनका एक डेफिनेट पाथ है, मतलब एक पार्टिकुलर रोड है और उसी रोड से, उसी कोर्स से ही रिवर बहते रहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू का जो हार्ड रॉक्स है उसी से वो बहते रहते हैं। So these rivers do not change their channels frequently and their flood plains are also narrow। और ये नदियाँ अपना जो कोर्स है उसको चेंज नहीं करते हैं, जिसके चलते क्या है फ्लैट प्लेन बहुत कम देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन आर रिलेटिवली यंगर इन एज एंड दीज चेंज देयर चैनल्स फ्रीक्वेंटली। और नॉर्थ इंडियन रिवर जो है वो सारे यंग है, जिसके चलते क्या होता है ये अपना जो कोर्स है, चैनल जो है उसको चेंज करते रहते हैं, जिसके चलते नॉर्दर्न इंडियन रिवर ने ज़्यादा फ्लैट प्लेन क्रिएट किए हैं। नंबर ई में बताया गया है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स आर नॉट स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे कैरी हाई सेडिमेंट लोड।
अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ इंडियन रिवर जो है उसका जो चौड़ापन है वो ज्यादा है, जिसके चलते पानी का जो बहाव है वो धीमा है, तो ये ज्यादा सेडिमेंट कैरी करता है, क्योंकि स्पीड होने से क्या होता है सेडिमेंट को लेके एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। लेकिन जैसे कि नॉर्थ इंडियन रिवर का जो वाटर फ्लो है वो धीमा है, तो ये ज्यादा सेडिमेंट कैरी करता है और ये ज्यादा सेडिमेंट डिपोजिशन करता है। तो नॉर्थ इंडियन रिवर स्विफ्ट फ्लोइंग नहीं है, उसका जो पानी का बहाव है वो तेज नहीं है। सो दीज रिवर्स आर नॉट सुइटेबल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, जिसके चलते नॉर्थ इंडियन रिवर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। यानी कि नॉर्दर्न इंडियन रिवर जो है वह सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन सभी नदियों का वाटर फ्लो जो है वो धीमा है और साथ ही ये ज्यादा सेडिमेंट भी कैरी करता है। बट द साउथ इंडियन रिवर्स आर स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे कैरी लेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट लोड। तो साउथ इंडियन रिवर का अगर हम लोग बात करते हैं तो साउथ इंडियन रिवर क्या है, इसका जो पानी का जो बहाव है वो तेज है, जिसके चलते क्या करता है लेस अमाउंट सेडिमेंट डिपॉजिट करता है। हेंस दीज रिवर्स आर वेरी सुइटेबल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। और साथ ही साउथ इंडियन रिवर आर गुड फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। नॉर्दर्न इंडियन रिवर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए ठीक नहीं है, जबकि साउदर्न इंडियन रिवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ठीक है। नंबर एफ में बताया गया है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैव देयर फर्टाइल वैलीज एंड सो दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो नॉर्थ इंडियन रिवर ने बहुत बड़ा प्लेन बनाया है, तो उस प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं। वेयर इज द साउथ इंडियन रिवर्स वैलीज आर कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल एंड हेंस पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट टू हाई देयर। अगर हम लोग साउथ इंडियन रिवर वैलीज का बात करते हैं तो इसका जो प्लेन है वो लेस फर्टाइल है, जिसके चलते पॉपुलेशन का डेंसिटी भी यहाँ पे कम है। नंबर जी में है एज द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर नेविगेबल मेनी सिटीज हैव ग्रोन अप ऑन देयर बैंक। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा नॉर्थ इंडियन के जो नदियाँ हैं वो नेविगेबल है, जिसके चलते नदियों के सामने बहुत सारे सिटीज डेवलप हुए हैं। ऑन द अदर हैंड द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर नॉट नेविगेबल एंड सो नॉट मेनी लार्ज सिटीज आर फाउंड टू ग्रो अप ऑन देयर बैंक। अगर हम लोग साउथ इंडियन रिवर का बात करते हैं तो साउथ इंडियन रिवर नेविगेबल नहीं है, जिसके चलते इन नदियों के सामने इतने बड़े सिटीज डेवलप नहीं हुए हैं। एच में दिया है द नॉर्थ इंडियन रिवर्स आर जनरली लॉन्ग एंड लार्ज डेल्टाज आर फॉर्म्ड एट देयर माउथ। नॉर्थ इंडियन रिवर लेंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते इनका जो माउथ होता है उसमें आपको बड़े बड़े डेल्टाज भी देखने को मिलता है। बट द साउथ इंडियन रिवर्स आर कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड ओनली फ्यू रिवर्स हैव डेल्टाज एट देयर माउथ। अगर साउथ इंडियन रिवर का बात करते हैं तो साउथ इंडियन रिवर का जो लेंथ है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडियन रिवर, जिसके चलते किसी किसी नदी पर ही आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्दर्न इंडियन रिवर और साउदर्न इंडियन रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस याद रखना होगा। However, the rivers of North India and South India with their different characteristics have been continuously changing the physiography of the country. भले नॉर्थ इंडियन रिवर और साउथ इंडियन रिवर्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिला, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन भी है, और वो कॉमन क्या है कि दोनों ही क्या करते हैं, इनका जो वाटर फ्लो है, इनका जो वाटर चैनल है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होने के चलते इंडिया का जो फिजियोग्राफी है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स आर वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिवर का 3 वर्क्स रहते हैं, जैसे कि इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल। तो नॉर्थ इंडियन रिवर हो या साउथ इंडियन रिवर हो, इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज के चलते इंडिया का जो लैंड फॉर्म है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन दैट इंडियाज फिजियोग्राफी इज मोस्ट डाइवर्सिफाइड। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, इंडिया का जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है, ये डाइवर्सिफाइड है, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको फिजियोग्राफी इंडिया का देखने को मिलेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स फिजियोग्राफी देयर इज द नीड टू डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक यूनिट। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने के लिए पहले हमें इंडिया का फिजियोग्राफी को पहले डिवाइड करना होगा। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफी है उसको स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर 4 डिवीजन में भाग किया जा सकता है। द नॉर्दर्न हिमालयस, the northern plains, the Deccan plateaus and the coastal
रीजन। इसको समझने के लिए आप फिगर 6.02 देख सकते हैं। Beside these four regions, the Indian islands of the Bay of Bengal and the Arabian Sea may also be regarded as another physiographic unit of the country। तो हालांकि इंडिया का मेन 4 ही फिजियोग्राफिक डिवीजन है, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन आइलैंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को भी फिजियोग्राफिक यूनिट देश का माना जा सकता है।